दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। एक अंतराल के बाद आज एक बार फिर शनिवार की शाम हम लेकर के आए हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में। आदरणीय सर, स्वागत है आपका आपके अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार सबको। धन्यवाद रवि जी। जी, और सर के स्वागत के साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। ये विशेष कार्यक्रम होता है जहां पर बात होती है पुस्तकों पर, किताबों पर, साहित्य पर, और साहित्य के माध्यम से जो संस्कृति भाषा का प्रचार प्रसार होता है वो इसका मुख्य भाग है। और एक बार पुनः प्रोफेसर जितेंद्र जी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आज एक बार हमारे साथ द न्यू भारत के पटल पर हैं। और आज जिस किताब के साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी आए हैं उस किताब का नाम है विदेशों में हिंदी पत्रकारिता, जिसे लिखा है श्री जवाहर कर्नावत जी ने। और ये पुस्तक यकीनन इसके शीर्षक से स्पष्ट है कि विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर बात हुई है, लेकिन विदेशों में कितना गौरवमयी रहा है हिंदी पत्रकारिता का स्तर, क्या संभावनाएं रही हैं, शुरुआत में क्या चुनौतियां रही हैं, और सबसे विशेष बात आने वाले वर्षों में जो युवा इसे देखेंगे, जो कि पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, और यदि उन्हें अवसर मिलता है तो उनके सामने किस प्रकार की संभावनाएं हैं और उसकी चुनौतियां क्या हैं। तो आइए हम एक बार सर को जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप तमाम इस कार्यक्रम को अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें जो इस कार्यक्रम में रुचि रखते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। और आपने उचित ही कहा कि हिंदी को लेकर जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनकी रुचि ऐसे विषय में होनी चाहिए। जवाहर कर्नावत जी की किताब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। विदेश में हिंदी पत्रकारिता और 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता पर केंद्रित है यह किताब। शोध आधारित किताब है। शोध करके, पर्याप्त परिश्रम करके यह किताब लिखी गई है और यही कारण था कि इस किताब में मेरी रुचि जगी, यह देखने के लिए कि सामान्यतः भारत में जो पत्रकारिता का विकास है, भारत में जो हिंदी की पत्रकारिता हुई, सारी चीजें हुई, उस पर तो लोग काम करते रहते हैं, लेकिन यह जो विश्व है, जो पूरी दुनिया है और दुनिया के तमाम देश हैं, उनमें कई देशों में हिंदी पर काम हुआ है, हिंदी पत्रकारिता पर काम हुआ है जी। उस ओर ध्यान गया कि नहीं गया? बिखरा बिखरा ध्यान गया है लोगों का। जिन लोगों ने थोड़ा मॉरिशस पे काम किया है उनका ध्यान गया, जिन लोगों ने फिजी पर काम किया है, सूरीनाम पर काम किया। सामान्यतः जो कह सकते हैं कि प्रवासी जहां जहां भारत के रहे, गए, चाहे गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हों, चाहे जिस रूप में, वहां वहां रहा। ब्रिटेन में भी ये चीज हुई, अमेरिका में भी हुई, जर्मनी में हुई। जवाहर कर्नावत ने वर्षों अध्ययन किया, परिश्रम किया, पुस्तकालयों की धूल झाड़ी, सिर्फ अपने देश में नहीं, जिन देशों की पत्रकारिता को इसमें शामिल किया है उन्होंने, उन देशों का भ्रमण किया। वहां जाकर लाइब्रेरियों में बैठे, पुराने 100 साल पुरानी पत्रिकाओं की फाइलें ढूंढी, उनको देखा, दर्ज किया। इसके लिए सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसी किताबों की जरूरत रहती है। ये रस्म अदायगी की किताब नहीं है। और जवाहर कर्नावत किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक नहीं है कि विश्वविद्यालयी दुनिया में किसी उद्देश्य के लिए यह किताब लिखी गई हो। यह किताब कह सकते हैं कि एक उनकी जो प्रतिबद्धता है हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी पत्रकारिता के प्रति, ये उसी का परिणाम है, सुपरिणाम है बल्कि कहना चाहिए। जब ये किताब मेरे पास आई और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो भारत सरकार की संस्था है, उसने इसे प्रकाशित किया है। और जाहिरा तौर पर एनबीटी से छपने का एक फायदा होता है कि किताब चारों तरफ चली जाती है, तो निश्चित ही
बहुत सारे हाथों तक यह किताब पहुंची होगी, पहुंचेगी। लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। जवाहर कर्नावट आजकल हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चारों तरफ घूम घूम कर वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अवकाश प्राप्त कर लिया है उन्होंने अपनी नौकरी से, लंबी नौकरी उन्होंने बैंक में की, और अब उसके बाद अक्सर लोग दूसरे दूसरे कामों में लग जाते हैं, लेकिन वो हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। और यह काम, जो किताब वो लेकर आए हैं विदेश में, हिंदी पत्रकारिता, यह एक बड़ा काम है। बहुत सारी किताबें आए दिन छपती हैं, साहित्य की भी छपती हैं और पत्रकारिता पर केंद्रित किताबें भी छपती हैं, विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं। लेकिन यह जो किताब है विदेश में हिंदी पत्रकारिता, यह एक भाषा के रूप में हिंदी की जीवंत उपस्थिति का भी दस्तावेज है। यह इस रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार हिंदी ने विदेशों में सिर्फ एक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति के वाहक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। जहां जहां ये भाषा गई, संस्कृति के काम भी आई वो, यानी कि सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बनी। वो जो छूट गई थी संस्कृति, या जो छूट रही थी संस्कृति, उसको बचाने का उद्यम भी इस भाषा के माध्यम से उन देशों में लोगों ने किया। सबसे पहले जवाहर कर्नावट ने जो 27 देश चुने हैं, जो 27 देश लिए हैं, और एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि मैं और जिक्र करूं कि इस किताब में ना जिन जिन पत्रिकाओं पर काम किया है या कुछ किया, उनमें से कुछ ऐतिहासिक महत्व के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, एक उनकी तस्वीरें, उनके मुखपृष्ठ की तस्वीरें इस किताब में हैं। और इसको देखकर लगता है कि जो एक विकास हुआ पत्रकारिता का विदेशों में, उसका भी एक कह सकते हैं कि दृश्य आपके सामने आता है। वो दिखता है जैसे दुर्गा नाम के जिस पत्र सामने जब मैंने किया, तो दुर्गा नाम की जो पत्रिका सामने आई, ये हस्तलिखित पत्रिका थी। और आप सोचें कि हस्तलिखित पत्रिका आज से लगभग 100 साल से भी अधिक समय पहले निकाली मॉरिशस में कुछ लोगों ने। कैसा रहा होगा उनका चिंतन। जवाहर कर्नावट ने उस पर भी विचार किया है, देखा है। मॉरिशस में सबसे पहले 1909 में हिंदुस्तानी नाम से एक पत्रिका निकली। गांधी जी की प्रेरणा से मणिकलाल डॉक्टर नाम के व्यक्ति वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये पत्रिका निकाली। हिंदुस्तानी नाम से ही पता चलता है गांधी जी जिस भाषा के पक्षधर थे, हिंदुस्तानी ही कहते थे वो उसे, तो उस नाम से ये वहां पर निकला। मणिकलाल डॉक्टर जब तक वहां रहे उनको निकाला, फिर आर्य समाज की जो संस्था थी उसे अपना प्रेस वगैरह उन्होंने दे दिया और वो चीज आगे बढ़ती रही, चलती रही। इसने एक कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि तैयार की वहां पर हिंदुस्तानी पत्रिका ने मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता की। लेकिन जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण लगा, और जवाहर जी ने वो काम भी किया है इसमें, वो ये दुर्गा नाम की जो पत्रिका निकाली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा नाम की पत्रिका में जो चीजें छपी, मैं कैसे लोग निकाल रहे थे। आप देखिए कि कैसे एक पृष्ठभूमि बनती है। हम आज पत्रिकाओं को देखते हैं, पत्रिकाओं का उद्देश्य पढ़ते हैं, पत्रिका क्यों निकल रही है। इसमें जब चूंकि हस्तलिखित पत्रिका थी, मॉरिशस के एक खास इलाके में निकलती थी और उस इलाके में जाहिर है कि पहुंच का मामला था, तो संपादकों की दूरदृष्टि देखिए कैसे निकाल। दुर्गा हर लेखक को बिना मूल्य सर्वप्रथम पढ़ने को मिलेगी।
यानी जो जो कंट्रीब्यूटर होंगे, जो जिन जिन लोगों ने उसमें लिखा होगा, जो लेखक हैं उस अंक के, जिस भी अंक को प्रकाशित किया जा रहा है, तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा। जो लेखक स्थानीय न होंगे वे डाक खर्च भेजकर पत्रिका को मंगा सकते हैं पढ़ने के लिए। एक व्यक्ति के पास जो स्थानीय है उसके पास पत्रिका 2 दिन से अधिक नहीं रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई ऐसा ना हो कि लेकर बैठ जाए। हस्तलिखित पत्रिका रोचक है। है। कितने कितने जागरूक लोग थे, कितने जागरूक लोग थे। इस सबको जवाहर जी ने बहुत सलीके से दर्ज किया है ताकि पता चले कि एक पत्रिका निकलती है, उसके साथ अंतर्दृष्टि क्या है, उसके साथ सोच क्या है, संपादकों की, लोगों की, जो लोग हैं। आज हम लोग छापते हैं कि कोई अंश नहीं छाप सकते, तभी था। प्रकाशक की आज्ञा के बिना कोई भी पत्रकार दुर्गा के लेख उद्धृत करने का अधिकारी नहीं है। कोई उसको उद्धृत नहीं कर सकता है। आज भी हम लोग कहते हैं कि कॉपीराइट का जो मामला आजकल चलता है, तो एक तरह से ये कॉपीराइट का ही मामला था। उन्होंने लिखा था कि लेखकों के अलावा जो शिक्षित वर्ग है वो भी इसको पढ़ने का अधिकारी है, बशर्ते वे पत्रम पुष्पम कुछ कर दें, यानी सहयोग कुछ कर सकते हो आर्थिक तो कर दें और इसे पढ़ें। लेख के बारे में था, चूंकि हाथ से छपती थी, तो ये था कि लेखक को कागज कलम दावात न दिए जाएंगे, यानी कि आपको अपने ही कागज कलम दावात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जाहिर है कि उस समय तक संसाधन नहीं थे, लोगों के पास पूंजी नहीं थी। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर गए थे, श्रमिक लोग थे, बहुत संसाधन नहीं थे उनके पास। तो ये था कि जो लोग लिखना चाहते हैं वे खुद संसाधन इकट्ठा करें, ले आएं और पहले 4 पेज पर लिखने की अनुमति थी कि 4 पेज का लेख आ सकता है। बाद में इसको 8 पेज तक का कर दिया लोगों ने और इसके उद्देश्य भी बताए थे। उद्देश्य बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसको बहुत खुले दिल से देखना चाहिए। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर गए थे, अपने साथ रामचरितमानस लेकर के गए थे, कैसे उस श्रम में, उस शोषण में वो अपनी आत्मा के पहरुए बन सकें, स्वयं अपनी आत्मा को बचा सकें, इसके लिए बहुत सारा उद्यम वो कर रहे थे। ये दुर्गा नाम देखिए, आप तमाम, अभी मैं और भी नाम लूंगा, जिन पत्रिकाओं और पत्रों को प्रकाशित किया गया है विदेशों में, उनके नाम बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े अर्थपूर्ण है। जैसे इसका नाम दुर्गा है, इसमें जो पहला ही उद्देश्य दुर्गा का बताया गया वो है हिंदू नवयुवकों, हिंदी विद्यार्थियों में लेख लिखने का मादा पैदा करना। ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल होता था। हिंदी कैसी जानदार और शानदार भाषा है, अंग्रेजी फ्रेंच पर लट्टू रहने वालों को दिखाना। क्योंकि मॉरिशस की जो भाषा थी वो फ्रेंच और अंग्रेजी थी। फ्रेंच जमींदार थे, अंग्रेजी आज भी वहां की राजभाषा है। अब भी अखबार वहां ढेर सारे फ्रेंच में छपते हैं, अंग्रेजी में छपते हैं। तो जो लोग फ्रेंच और अंग्रेजी पर लट्टू हैं उनको दिखाना कि हिंदी कितनी प्रखर भाषा है, यह भी एक उद्देश्य था। और देखें, जब गुलामी होती है तो कैसी भावना होती है, ये भारत में भी हम लोगों ने देखा था, हमारे पूर्वजों ने देखा था। इतिहास और दस्तावेज बताते हैं, हमारी मुर्दा कौम में क्रांति की रूह फूंकना। क्या बात है। जो वहां के श्रमिक मजदूर थे जिनका शोषण हो रहा था और जो शोषण सहे जा रहे थे, निरंतर सहे जा रहे थे, ये है हिंदू नवयुवकों को कर्म पथ पर अग्रसर करना। राजनीति किस चिड़िया का नाम है उससे हिंदुओं को परिचित कराना, हिंदू धर्म का रहस्योद्घाटन करना, हिंदी 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 के नाद से दिग दिगंत को मुखरित करना। इस तरह की चीजें दुर्गा के प्रकाशन के उद्देश्य के पीछे थी। कैसे एक कौम, एक पूरी नस्ल जो श्रमिक होकर के गई थी, कैसे उसे अपने एक तरह से नवजागरण की ज्योति जगी वहां पर, नवजागरण की ज्योति वहां पर जगी इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और बहुत विस्तार से। अच्छा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते आज भी कि किसी हस्तलिखित पत्रिका में कोई विज्ञापन छपेगा। क्या बात है। इस हस्तलिखित पत्रिका में जाहिर है कि विज्ञापन में तस्वीर नहीं है, लिखित विज्ञापन है और मिठाई के
मिठाई की दुकान का विज्ञापन है क्या कि अगर बात है। आप शहर की तरफ जाएं तो पंडित अर्जुन मिश्र जी और द्वारिका मिश्र जी की दुकान में खाने पीने की हर चीज की सुविधा है। शहर जाएं तो तशरीफ रखिएगा, नान खटाई और अमर तमई चाह मत भूलिए वरना पछताओगे। इस तरह हम्म। का है कि वहां जाइए तो कुछ खाइए। हाँ, जो मिश्र जी की दुकान है वहां पर जागृति नाम की पत्रिका है। ये तमाम जो पत्रिकाएं हैं, जमाना नाम की पत्रिका है, आपको बताते चलें कि जमाना नाम से भारत में भी उर्दू में एक पत्रिका निकलती थी, मुंशी दया नारायण निगम निकालते थे, हम्म। और प्रेमचंद के उर्दू लेखन का बड़ा हिस्सा जमाना में प्रकाशित हुआ था। हाँ, हम्म। प्रकाशित हुआ था। तो ये सारी चीजें, नवजीवन एवं अनुराग, बाल सखा, वसंत, स्वदेश, ये नाम भी देखें कि पत्रिकाओं के नाम कितने सुचिंतित हैं, कितने सुचिंतित हैं। इंद्रधनुष, आक्रोश, और हम्म। देखें कि ये वही पत्रिकाएं हैं, जनवाणी, ये वही पत्रिकाएं हैं जिन्होंने वहां पर साहित्यकारों के भीतर भी आ, लिखने का, कह सकते हैं, उत्साह पैदा किया। अगर ये पत्रिकाएं नहीं होती, लोग नहीं होते, तो मॉरिशस में हिंदी साहित्य में अभिमन्यु अनंत जैसा बड़ा लेखक वहां हुआ, ये ऐसे हम्म। लेखक न हो पाते, न हो पाते ऐसे लेखक। ऐसे लेखक आज अगर मॉरिशस का आपको एक तरह से इतिहास जानना हो तो आपको पढ़ना चाहिए, अभिमन्यु अनंत के उपन्यासों को पढ़ना चाहिए। उनकी जो त्रयी है उपन्यास की, वो पढ़िए तो मॉरिशस का पूरा इतिहास आपको पता चलेगा, संघर्ष कि कैसे गिरमिटिया मजदूरों ने आजादी हासिल की, और आजादी के बाद का भी जो समय आया उसको भी। तो जवाहर कर्नावट ने बहुत विस्तार में जा करके मॉरिशस के अभिलेखागारों में जाकर दस्तावेज इकट्ठा किया है, और उसके आधार पर इन पत्रिकाओं और इन पत्रों में क्या क्या था, उनका एक तरह से विवरण भी दिया है, अपनी टिप्पणी भी की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में हिंदी पत्रकारिता की बात की है उन्होंने, और वहां पर गांधी जी के योगदान की भी चर्चा की है। जाहिर है कि दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी भाषी लोग बड़ी संख्या में गए और वहां पर पत्रिकाएं निकली। उन पत्रिकाओं में उनके भीतर कैसे लिखा गया, नटाल में हिंदी गिरमिटिए, इंडियन ओपिनियन पर बातचीत की है उन्होंने, वहां से पूरा उद्धरण दिया है इन्होंने। इंडियन ओपिनियन एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र था वहां का, हम सब जानते हैं। भारत से जुड़े लोग इसमें थे। धर्मवीर नाम का वहां पर एक पत्र निकला, और कैसे वहां छप रहा था, संपादक के नाम जो लोग पत्र लिखते थे, अंग्रेजी के अलावा फिर हिंदी, गुजराती जैसी भाषाओं का मामला कैसे प्रयोग में आ रहा था, इन सब पर बहुत विस्तार से विचार किया है जवाहर कर्नावट ने। बीच बीच में जो हमारी सेवा करके और इस तरह से जो चीजें वहां छपी हैं, 12 मई 1922 का, या तमाम तथ्य देते हुए, दस्तावेज देते हुए इन्होंने इसका विवरण दिया है। बहुत शोध परक है ये। ऐसा नहीं कि पत्रिका का चेहरा देख लिया, थोड़ा सा उसका सूची देख ली और उसका जिक्र कर दिया, उसके महत्व पर भी चर्चा की है जवाहर कर्नावट ने, कि उन देशों में इन पत्र पत्रिकाओं ने चेतना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर क्या क्या परिवर्तन करने की कोशिश की, और कितनी सफल हुई ये पत्रिकाएं। इस अर्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण विवरण है, सारी की सारे। बहुत सारे उद्धरण दिए हैं इन्होंने, हमारे पास समय नहीं है कि हम बहुत सारे उद्धरण पढ़ें। जैसे एक हिंदी पत्र है, और 27 अक्टूबर 1922 में पंडित सन्यासी जी ने जो है कहा, वो है, हमें यह सूचना देते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हिंदी के दिवाली अंग की प्रतियां बिल्कुल खप गई हैं। आप भाषा भी देखें, उस दौर की हिंदी और अब की हिंदी में खत्म हो गई है, नहीं खप गई हैं। खप जाना बड़ी बात है। अब मेरे पास इस अंक की के प्राप्ति के लिए कोई सज्जन पत्र या पोस्टल ऑर्डर भेजने का कष्ट न उठावें।
हम्म। केवल 25% और बच गई हैं, उसे हमने उन लोगों को उपहार रूप में देना निश्चय किया है जो हिंदी के नवीन ग्राहक बनेंगे और वार्षिक मूल्य पोस्टल ऑर्डर से अगाऊ भेज देंगे, यानी अग्रिम जिसे हम कहते हैं जी। अब, हाँ, हाँ, अगाऊ भेज देंगे। इस तरह से भाषा का भी एक विकास दिखता है कि कैसे हिंदी भी बदलती रही है, और हम्म। भाषा का चरित्र है बदलना। भाषा बहता नीर हम लोग कहते भी हैं, सारी चीजें। फिजी में आप सब जानते हैं गिरमिटिये गए, फिजी की हिंदी पत्रकारिता पर भी गंभीरता से विचार किया है जवाहर कर्नावट ने। लगभग 140 साल पुराना है भारतीयों का फिजी के साथ संबंध। इसको दर्ज किया है जवाहर कर्नावट ने और उस पर विचार किया है। फिजी समाचार पर बातचीत की है, और वहां पर कैसे जो चीजें छपती थी वो जी। हम वृद्धि चाहते हैं। जैसे महाजन अपने पैसे की वृद्धि चाहता है और समाज की वृद्धि चाहते हैं, और वैयाकरणी स्वर की वृद्धि चाहते हैं, वैसे हम भी फिजी प्रवासी भारतीयों की वृद्धि चाहते हैं। इस कारण से हमारा नाम वृद्धि है। ये वहां पर मैनेजर वृद्धि थे, उन्होंने अपनी बात की। हालांकि इसमें जहां क पर दीर्घ होना चाहिए, क पर ह्रस्व की मात्रा है, लेकिन इसी तरह भाषा का मामला चलता है। इसे भी पता चलता है कि भाषा वहां किस रूप में प्रयोग में लाई जा रही थी, यह भी देखना है। और जब कोई अंतिम अंक निकाला तो उसमें लिखा कि इस अंक के साथ हम पाठकों से अपना अंतिम नमस्कार करते हैं। हाँ, ये सारी चीजें इसमें रही। हम्म। तो ये सब आया। शांति दूत के प्रकाशन की, द इंडियन टाइम्स के प्रकाशन की बात की है, जागृति नाम से यहाँ भी निकली, उदयाचल नाम से पत्रिका निकली, साहित्यकार। इन सब का रेडियो पर हिंदी के आने का जिक्र किया है, बात की है इन्होंने। ये सारी चीजें इसी तरह सूरीनाम के साथ भी है। हम सब जानते हैं कि वहां पर भी भारतीय लोग गए, और हम्म। वहां पर जो हिंदी विकसित हुई वो सरनामी आजकल कही जाती है, लेकिन सूरीनाम दर्पण निकला, और जो सरनामी है वो आजकल लोग रोमन में लिखते हैं उसे। उसका एक सुंदर उदाहरण भी इसमें एक जगह कहीं दिया है, मैं देख पा रहा था उसे। सारी चीजें हैं, तो वो सब चीजें इसमें आई हैं। शब्द शक्ति पत्रिका है, हिंदी रेडियो की पत्रिका है। ये सब इसमें दिया है इन्होंने बहुत विस्तार से। बाबू महात्म सिंह के योगदान की चर्चा की है इन्होंने कि हम्म। सूरीनाम में कैसे ये प्रचार प्रसार में चीजें आई, वो सब आया। इसी तरह गयाना में जो हिंदी पत्रकारिता विकसित हुई। अब तो अभी गयाना के साथ मेरा भी एक संपर्क है। इग्नू का एक केंद्र है गयाना में, और हम लोग देखते हैं अब भी उन लोगों के नाम बिल्कुल भारतीयों जैसे ही हैं, पूरी तरह नाम हम लोगों जैसा ही रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन उतना कुछ नहीं है। हिंदी को लेकर के बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ज्ञानदा नाम की पत्रिका वहां निकली, और उसमें लोगों ने कोशिश की कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी बोलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। हिंदी रेडियो भी आई, भारत समाचार पत्रिका, इन सब का बहुत विस्तार से जिक्र किया है इन्होंने। त्रिनिदाद टोबैको, जो जहां भारतीय गिरमिटिये पहुंचे, वहां की हिंदी पत्रकारिता पर भी विचार किया है। प्रगति पत्रिका, हिंदी निधि स्वर, जो भी पत्रिकाएं वहां निकल रही थी, सबका अध्ययन करके जवाहर कर्नावट ने अपनी किताब में उनके महत्व को रेखांकित किया है। ये बहुत हम्म। महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों में हिंदी पत्रकारिता पर विचार किया है इन्होंने। एक बात और, फिजी में भी डॉक्टर मणिलाल का संदर्भ आया है। अगर ये वही मणिकलाल डॉक्टर हैं जो मॉरिशस में थे और गांधी जी की प्रेरणा से आए थे, अगर वो वही फिजी आए तो अलग से उनके महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए। ये अभी मैं ढूंढ नहीं पाया कि क्या ये एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग दो व्यक्ति हैं। जवाहर जी से भी मैं बात करूंगा इस संदर्भ में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए।
अमेरिका में जो हिंदी पत्रकारिता हुई, गदर नाम से वहाँ जो क्या कहते हैं पत्र निकला, उसमें चीजें छपी और आजादी की लड़ाई का पूरा एक तरह से मसौदा उसमें तैयार हुआ और बहुत विस्तार से इन्होंने उसका जिक्र किया है। आपको मैं बताऊं कि गदर में जो विज्ञापन छपता था, गदर में विज्ञापन क्या था? गदर में विज्ञापन छपता था, आवश्यकता है क्रांति के लिए साहसी एवं उत्साही सैनिकों की, मानदेय मृत्यु, पुरस्कार शहादत, पेंशन आजादी, कार्य क्षेत्र हिंदुस्तान। यानी कि सुदूर विदेश में बैठकर, सात समंदर पार बैठ करके लोग भारत के बारे में सोच रहे थे और उस तरह की चीजें प्रकाशित कर रहे थे। इसको रेखांकित किया है जवाहर जी ने बहुत विस्तार से। सौरभ नाम की पत्रिका, हिंदी जगत नाम की पत्रिका, विज्ञान प्रकाश, ये जो तमाम पत्रिकाएं, नमस्ते यूएसए और हिंदू टाइम्स जैसी पत्रिकाएं आजकल जो वहां पर निकल रही हैं पत्रिकाएं, स्पैन पत्रिका का जिक्र किया, कर्मभूमि का जिक्र किया है। वो एक अमेरिका के साथ तो खैर हम सब जानते हैं कि बहुत एक लगातार रिश्ता है। हिंदी में लिखने वाले लोग भी अमेरिका में जाकर बस रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो उन सबको, यानी कि जब से वहाँ हिंदी पत्रकारिता के स्रोत मिले हैं जवाहर करनावट जी को, तब से लेकर अब तक की हिंदी पत्रकारिता को इन्होंने रेखांकित किया है। आईटीवी का जिक्र किया है जो 1985 में वहाँ जिसकी स्थापना हुई। कनाडा की हिंदी पत्रकारिता पर विचार किया। हम सब जानते हैं कि कनाडा में भारतीय बड़ी संख्या में हैं, पंजाब के लोग हैं, पंजाबी भी है और हिंदी बोलने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। तो उसका भी बहुत विस्तार से जिक्र किया है इसमें इन्होंने। इन सबको पढ़ते हुए अचानक आपको लगेगा कि सचमुच हिंदी एक वैश्विक भाषा है। यानी सिर्फ स्लोगन के तौर पर कहने वाली बात नहीं है कि हिंदी वैश्विक भाषा है। जवाहर करनावट का यह काम, यह किताब इस ओर मतलब बहुत पुख्ता ढंग से हमें ले जाती है, हमें बताती है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पत्रकारिता पर बहुत विस्तार से इन्होंने विचार किया है। जाहिर है कि नई पीढ़ी, आजकल तो ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी संख्या में हिंदी के लेखक रहते हैं। संभवतः आपने भी एक कार्यक्रम अभी ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पर किया। तो काफी काम है, लेकिन शुरू से जब से वहां पर निकलनी शुरू हुई पत्रिकाएं, देवनागरी नाम की पत्रिका वहां पर निकली, तमाम लोगों का जिक्र भी किया है इन्होंने, जो लोग वहाँ हिंदी के लेकर काम करते रहे और आज भी काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के योगदान को भी रेखांकित करना। भाषा के लिए जो लोग तपस्वी की तरह काम करते हैं, न्यूजीलैंड में हिंदी पत्रकारिता, कई बार लोग चकित होते हैं, अरे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हिंदी पत्रकारिता, अमेरिका में कहाँ, न्यूजीलैंड में कहाँ, ब्रिटेन में कहाँ, जर्मनी में कहाँ। लेकिन इन सब देशों में हिंदी पत्रकारिता का जो विकास हुआ है और आज भी जो काम हो रहा है, जवाहर करनावट ने बहुत गंभीरता के साथ उस पर काम किया है, उसको रेखांकित किया है। क्या क्या हो रहा है उसको भी और उसके महत्व को भी। मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी ये किताब। यहाँ तक कि जो रेडियो टेलीविजन के विकास के बाद हिंदी पत्रकारिता का विकास, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता जिसे कहेंगे, उसका विकास हुआ है, उसको भी इन्होंने सलीके से रेखांकित किया है। ब्रिटेन में हिंदी पत्रकारिता पर बहुत विस्तार से लिखा है इन्होंने। अमरदीप पत्रिका, चेतक पत्रिका, नैवेद्य और प्रवासिनी हस्तलिखित पत्रिकाएं निकली वहां से, उनके बारे में बात की है। अभी पूर्वाई तो आजकल की पत्रिका है, निकल रही है लगातार, उसके अंक आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं। जो भारत भवन है वहां पर ब्रिटेन में, उसकी जो उपयोगिता है उस पर भी बात की है। ये सब है। और रूस, सोवियत संघ, मतलब रूस में जो हिंदी पत्रकारिता रही है, जब मैं उस अध्याय को पढ़ रहा था तो मुझे भी वो दिन आए जब सोवियत नाम की एक पत्रिका आया करती थी, रंगीन कागज पर, मोटे मोटे, बड़ा खूबसूरत लगता था उसको देखना। और वो लोग उन दिनों तो अलग से किताबों पर कवर चढ़ाने के लिए कागज नहीं होते थे, तो पढ़ लेने के बाद लोग अक्सर उसको कवर
चढ़ा लेते थे। तो मुझे वो दिन भी याद आए कि और लाइब्रेरियों में दिखती थी वो पत्रिका। तो वो सब भी दिखा। नीदरलैंड का जिक्र किया, जहां पर अब बड़ी संख्या में भारतीय रहने लगे हैं। और उसका जिक्र किया कि कैसे वहां पत्रिकाएं निकलने लगी हैं और वो सब चीजें आई हैं। ये सब चीजें हैं। सरनामी को कैसे आजकल रोमन में लिखा जाता है, अगर देख पाए दर्शक तो इसमें दिखेगा नीचे की तरफ शब्द वैसे ही हैं। बबुआ शब्द है, लेकिन रोमन में लिखा गया है BABUWA करके लिखा गया है। हाँ, तू कलकत्ता से, को तू कलकत्ता एक में जोड़ दिया गया है, उससे मतलब लिखा हुआ है। यानी कि है वो सरनामी हिंदी, हिंदी का ही एक रूप है। और लेकिन लिपि के तौर पर उसे अब वहां पर रोमन स्वीकार कर लिया गया है उसे। इस पर भी विचार किया है इन्होंने, दिखाया है। तो बहुत सारी सरनामी समाचार वहां से, नीदरलैंड से निकलने वाला एक पत्र है, समाचार पत्र है, उसका जिक्र किया है। जो वेब पत्रिकाएं निकलने लगी हैं हिंदी को लेकर के इन जगहों से, उन पर भी विचार किया है जवाहर कर्नावट ने। यानी कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं है। जर्मनी पर विचार किया है और रेडियो डाइचे वेले की हिंदी सेवा पर विस्तार से लिखा है उन्होंने। जर्मन समाचार पर विस्तार से लिखा है। बसेरा नाम की जो हिंदी पत्रिका निकली, उस पर विचार किया है। और क्या क्या चीजें वहां रहीं। फ्रांस के गणपति उत्सव का रोचक वर्णन एक इस पत्रिका में हुआ है, उसका डिटेल दिया है इन्होंने। नॉर्वे की पत्रकारिता पर बात की है। हम लोगों के मित्र और परिचित कई लोग हैं जिनका जिक्र इन सब के बीच आया है, जो पिछले 25-30 वर्षों से हिंदी को लेकर, हिंदी पत्रकारिता को लेकर विदेशों में कार्य कर रहे हैं। खासकर इन देशों में कार्य कर रहे हैं, जिन 27 देशों का जिक्र इसमें आया है। अच्छा लगा उनका नाम पढ़ करके, देख करके। भारत दर्पण नाम का एक पत्र है। वहां पर मॉस्को विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक और हम सब लोगों के परिचित अनिल जनविजय के संपादन में ये पत्र निकला। उसका भी जिक्र है। एक जगह सुरेश चंद्र शुक्ल जी का जिक्र है जो रहते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें आई। एशिया के महाद्वीपों में, जापान में, संयुक्त अरब अमीरात में, कुवैत में, कतर में, चीन और तिब्बत में, सिंगापुर में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में और नेपाल में जो हिंदी पत्रकारिता हुई है, उन सब पर बहुत गंभीरता के साथ प्रमुख पत्रिकाओं और पत्रों के योगदान का जिक्र करते हुए जवाहर कर्नावट ने अपनी इस किताब को एक जरूरी किताब में बदल दिया है। लंबे समय तक जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी कि विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की क्या स्थिति है, विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ और समय के साथ उसमें क्या गति आई या उसकी क्या सीमा बन गई, कहाँ वो पिछड़ गई, कहाँ वो आगे आई, इन सब पर विचार करने के लिए ये किताब एक जरूरी दस्तावेज की तरह हम लोगों के बीच रहेगी। अच्छा लगा कि जवाहर कर्नावट जो अकादमिक परिसर के व्यक्ति नहीं हैं, उन्होंने अकादमिक परिसरों के लिए एक जरूरी किताब मुहैया कराई है, लिखा है। यह तमाम शिक्षकों के लिए भी, तमाम शोधार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा की तरह है कि जीवन भर एक बैंक के साथ जुड़े रहे जवाहर कर्नावट के मन में हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का विकास, उसकी पत्रकारिता किस कदर बसी हुई है कि उन्होंने अवकाश प्राप्ति के बाद इस किताब को प्रकाशित किया है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, अपना आदर प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका इस किताब के लिए। ऐसी किताबें हिंदी में जरूरी हैं। कहानियां भी आनी चाहिए, कविताएं भी आनी चाहिए, लेकिन
और ज्ञान विज्ञान की किताबें भी आनी चाहिए। यह उसी तरह की एक किताब है। बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने सारगर्भित तरीके से बहुत विस्तार के साथ में इस किताब के बारे में बताया। 27 से अधिक देशों में पिछले 120 वर्षों में आखिर क्या कार्य हुआ है, पत्र पत्रिकाओं की विषय वस्तु क्या थी, वो बिना चित्र का हाथ से बना हुआ विज्ञापन, ये तमाम वो चीजें जो कि इसमें व्याख्यायित किया गया है, आपने उस पर सभी का मार्गदर्शन किया। और जिस तरह से 27 अलग अलग देशों की, वहां की हिंदी की स्थिति क्या है, हिंदी पत्रकारिता की स्थिति क्या है, आपने उससे सभी को परिचित करवाया। और सबसे जरूरी बात कि इस किताब में लेखक ने यकीनन विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत, उसके सामने खड़ी चुनौतियां, प्रवासी समुदाय और हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रिका, हिंदी अन्य प्रकार के जो माध्यम हैं उनको संजोने का जो एक जरिया है, वो तमाम चीजों का जिक्र किया है। जो फिजी की स्थिति आपने बताई, मॉरिशस के बारे में बताया, ये तमाम कहीं ना कहीं एक शोध ग्रंथ की तरह हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। और आपने कहा कि ये किताब पढ़कर सच में लगेगा कि ये हिंदी वैश्विक भाषा है, इसका अनुभव होगा। जरूरी किताब के रूप में आपने इसे रेखांकित किया है। तो ये सिर्फ पत्रकारिता के इतिहास की किताब नहीं है, भाषा, संस्कृति, पहचान की एक मिसाल है, जो आने वाले दिनों में शोधार्थी हो या जो वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति को जानना चाहते हो, उनके लिए अनिवार्य पुस्तक है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आदरणीय जवाहर जी को धन्यवाद, बधाइयां और धन्यवाद कि उन्होंने एक अनिवार्य किताब हम सभी के बीच लाई। मैं हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के अभी इस कार्यक्रम को सुना, जो बाद में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। दिव्या माथुर जी, मधु मेहता जी, सपना सोकीन जी, अंजुमन पंखुड़ी, मोहन कुमार झा जी, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और देवेंद्र कुमार जी, और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे सुनेंगे, उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ अगले शनिवार तक के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।